सबसे पहला सवाल ये है कि एमपी में कॉटन किसानों के लिए आपकी क्या योजना है? क्या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या ये पूरी इंडस्ट्री को एक नए ऊंचाई तक नया आयाम पहुंचाने के लिए क्या कुछ तैयारी सरकार की चल रही है? देखो, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का लगा हुआ एक बेल्ट है जिसका कॉटन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉटन है। उस पे बीच के समय में उसका पूरा उपयोग का समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया। कॉटन बेल फॉर्म में यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ये हमारी गुलामी के पहले उस सब का हम प्रोसेस करते थे। इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाता था। जो हमारा रॉ मटेरियल आज एक्सपोर्ट कर देते हम एज रॉ, और वहाँ के देश उसको प्रोसेस करके आज भी वापस कर रहे हैं। दैट हैज़ टू बी रिवर्स्ड। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो हमारे क्षेत्र का कॉटन का हर ग्राम हमारे भारत में भी कैसे कन्वर्ट हो, उसको हमें तैयार करना, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यहाँ से कॉटन लोकली प्रोड्यूस्ड कॉटन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, उसके लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है? कॉटन नहीं एक्सपोर्ट करना है, टेक्सटाइल कपड़ा बना कर, रेडीमेड गारमेंट बनाकर एक्सपोर्ट करना है। तभी तो वैल्यू एडिशन होगा, तभी तो हमारे नौजवानों को हमारी प्रोडक्ट का रोजगार का हिस्सा मिलेगा। वरना हो ये रहा है हमारा प्रोडक्ट और रोजगार दूसरा देश दे रहा है। ये बड़ी टिपिकल स्थिति है। लेट्स डू दैट। वी आर ट्राइंग टू गिव मैक्सिमम पॉसिबल कंसेशन कि हम सपोर्ट करके भारत में उसके प्रोडक्शन की फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लाएं। यील्ड को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत रही। अगर चाइना वगैरह से कंपेयर करें तो करीब करीब हम 1/3 हैं और यूएस वगैरह से भी आते हैं तो हमारे पास एरिया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन में कहाँ पीछे रह गए? क्या आपकी सरकार कुछ इसके पीछे काम कर रही है? मैं एमएसएमई के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने ऑलरेडी इस पर रिसर्च करना शुरू करवा दिया कि कैसे हम, क्योंकि सीड डेवलपमेंट के काम में काफ़ी लंबे समय से भारत का बंद था, पर हेक्टर आउटपुट के लिए हमें जेनेटिकली सीड में इम्प्रूवमेंट करना था। वो इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी ग्रांट देना शुरू किया। हम भी अपनी कुछ लैब्स लगा रहे थे जिसमें आउटपुट बढ़ाने का कोशिश की जाए। विदेश में कन्वर्ट की हुई सीड जब यहाँ लगाते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी जो रिजल्ट है, उसमें बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि उसकी लैंड की फर्टिलिटी फॉर फ्यूचर, उसमें कुछ जेनेटिकली ऐसी चीज़ें हैं कि उसके बड़े वाद विवाद होते हैं। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर तय किया कि हम बहुत तेज़ी से अपने सीड्स में कैसे वो किया, चेंज किया जाए, डेवलप की जाए नए, जो हमें बेहतर आउटपुट दे पाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को लेकर भी काफ़ी सवाल आते हैं और इंडिया में काफ़ी कम यूज हो रहा है। आपने आपकी चर्चा देखी, लेकिन क्या उस परमिशन की बगैर कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, हम भारत की जरूरत, भारत की ज़मीन के अनुरूप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डेवलप करना चाहिए। हम किसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो आए वो भारतीय कंडीशन को सूट करने वाले। जैसे अगर मैं आज बात करूँ कि सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर में ज़मीन और आदमी की सीमा है, तो वो हमेशा उनकी टेक्नोलॉजी मैक्सिमम ऑटोमेशन, मैक्सिमम वर्क पे जाएगी। वो एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का भी इक्विपमेंट लगाएंगे। अगर मैं जापान की बात करूँ, वहाँ ह्यूमन पावर अवेलेबल ही नहीं है, कुल 12% वर्किंग पॉपुलेशन है। तो वो हमेशा प्रोसेसिंग के बजाय फिनिशिंग और टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। आज अगर मैं बोलूँ दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का इम्पोर्टेड है तो जापान है, क्योंकि उनका तो हर
सोयाबीन से बनता है, चाहे ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हर मील में उनके सोयाबीन होना अनिवार्य है। लेकिन वो सोयाबीन डेवलप कर रहे थे ब्राज़ील से, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। मेजर ब्राज़ील का है, क्योंकि उनके कारण है। ऐसे ही वहाँ अलग अलग देश की अलग अलग ज़रूरत है। भारत की आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि भारत सबसे बड़े रिसोर्सेज से भरपूर है। नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के सबसे ज़्यादा भारत है। सर हर रिसोर्सेज की लेकिन साथ ही सबसे बड़ी मैन पावर भी भारत में अवेलेबल है। सर मैन पावर तो बढ़ रहा है, लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिट है, तो हमें तो मल्टीप्लाई एंड पे ही फोकस करना होगा। रिसोर्सेज की लिमिट नहीं है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए क्वेश्चन। बारोइंग का पैटर्न भारत की संस्कृति बचत की संस्कृति थी किसी ज़माने में। उनने फाइनेंस को उतना सस्ता नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सेविंग इकोनॉमी पे इंटरेस्ट ज़्यादा देके सीनियर सिटीजन की लाइफ को स्मूथ करने का टेंडेंसी बनाया। क्योंकि हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन की सॉल्यूशन और उनके लिए सोशल स्कीम्स कम है। सीनियर सिटीजन की सोशल स्कीम जब बढ़ जाएगी तो हम भी दुनिया के बराबर इंटरेस्ट की जब 1 या 2% सालाना पे आ जाएंगे। क्योंकि ये प्रोसेस जब अटल जी ने शुरू किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़े। अटल जी जब आए थे, आपको याद होगा, 18% ब्याज पे लोगों को लोन मिलता था। आज 6 से 7% पे आ गया। आज 7% भी हमें महंगा लगता है। हम इस बात पे बात करेंगे, आज 2-3% जो इंटरनेशनल रेट है वहाँ तक अगर इंडस्ट्री को लोन पे पैसा देंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ कई गुना बढ़ेगी। अभी तो अपना मार्केट इतना मेच्योर नहीं है कि हम उनको एट पार ले जाए उस इंटरेस्ट रेट को। और सोशल स्कीम्स वगैरह की आपने बात की है किसान, लेकिन किसानों के लिए क्या कर रहा है? जन मान धन वगैरह जो शुरू किया है आपने, उनके लिए तो उनको खुद ही भरना होता था। कि कोई कुछ इस तरह की पेंशन स्कीम क्या किसानों के लिए लाने के लिए योजना है, ताकि किसानों में नए युवाओं की दिलचस्पी बढ़े, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले? क्योंकि सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं और इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है। अगर हम कल आज बुआई करते हैं, सोई करते हैं, तो क्या इनकम होगा, क्या कुछ नहीं पता चला। कॉस्ट से ज़्यादा उनकी खर्चे हो जा रहे हैं इतने ज़्यादा कि उनकी रेवेन्यू उस तरह के आ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या तैयारी है? ये आपके सवाल को थोड़ा सा मैं करेक्ट करके उसका उत्तर दे सकता हूँ। इंडिया में 80% किसान 1 हेक्टेयर से कम का है। 1 हेक्टेयर से कम के किसान के लिए पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए कि 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी। जितनी भी पहले की सरकारों ने इसके लिए बनाई थी, और उसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,000 ऐड करके 10,000 दे दिया। 1 हेक्टेयर के किसान की लागत किसी भी कीमत में बीज और खाद 10,000 में उसकी पूर्ति हो जाती है। तो उसका जितना भी प्रोडक्शन है उसका प्रॉफिट है। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। अब आप उसको मीडिया पे उसको हाईलाइट कर पाए या ना कर पाए, सोशल सेपरेट क्वेश्चन। आपके 2 सवाल थे। एक के किसान की लागत से कई बार नुकसान हो जाता है, तो नुकसान को उन्हें कवर करना। अब रही किसान को आगे बढ़ाना और उसके लिए, तो किसानों के लिए अभी कोऑपरेटिव मूवमेंट को जोड़ के बहुत बड़े स्केल पे हम किसानों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसके माध्यम से उनकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में उनको ले जा रहे हैं। जैसे ही वो प्रोसेसिंग में आएंगे तो उनकी नई पीढ़ी के पढ़े लिखे बच्चे तेजी से उस काम में रुचि लेंगे, क्योंकि नेट आमदनी किसानों की कम होती गई। क्योंकि हमारे पूर्वज जब खेती करते थे तो उनकी जीरो कास्ट होती थी। आज हमारी कास्ट बढ़ गई क्योंकि हमने ऑटोमेशन अपनी जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। ऑटोमेशन करने का मतलब हुआ कि आपकी लागत बढ़ गई। लागत बढ़ गई तो प्रॉफिट के लिए या तो सब चीज़ महंगी कर दी जाए, दूसरा समाज नाराज होगा। तो इसलिए उसकी लागत कम करने के हम प्रयास कर रहे हैं
उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में डालकर उसको बैलेंस करना, कि वो भी आगे बढ़ने की नेक्स्ट जनरेशन को भी पूरा मौका मिले, वो भी तरक्की करके उस पूरी आज की दुनिया में आगे बढ़े। दूसरे जो आपका क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं आपको ध्यान डालना चाह रहा हूँ कि रूरल का अर्बन पे जो प्रेशर है, हर आदमी शहर को जो भागता था उसको हमने पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव को डामर रोड से कनेक्ट किया, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से शुरू किया। इंटरनेट हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचा, हर गांव में 24/7 पावर दे दिया, हर गांव में बेसिक एजुकेशन का सिस्टम सुधार दिया, हर गांव में अन्य कई स्कीम से गांव को शहर के बराबर सुविधा देकर जो प्रेशर भी डाइल्यूट करना। तो अगर आपने बारीकी से अध्ययन किया हो तो ये जो कोरोना एक नेचुरल जो समस्या है वो एक तरफ आपको इंडिकेट करती है कि भैया कहीं पे भी फोकस और कंसंट्रेटेड चीज़ें ना हो, उसको स्प्रेड हो। और यही हमारा कोरोना के इससे हमें पूरा ऑब्जर्वेशन मिला। तो फॉलो द नेचर्स लॉ, you will never have any problem. That's what I can say. थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय निकाला और हमारे सारे सवालों को। थैंक यू सो मच। जी बिजनेस सर,